हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है हम वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, और हम इसके जो रिमेनिंग प्रोविजंस हैं पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में मैं एक आपको क्विक रिवीजन देता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो उस समय केंद्रीय सरकार के पास सही पावर्स नहीं थे कि वो इंस्पेक्ट कर सके। इसी वजह से क्या हुआ, एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत अधिक पावर दिया गया। क्या क्या पावर दिए गए, यदि अपन नॉर्मल तौर पर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर दिया गया। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इन्हें कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करने की या अथॉरिटी नियुक्त करने की परमिशन मिली। ये ऑफिसर्स किसके अंदर रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और ये क्या करेंगे, ये सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, जहां पर इन्हें ऐसा लगता है कि ये पॉल्यूटिंग हो सकती हैं। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इंस्पेक्ट करने का पावर दिया गया इन अथॉरिटी और ऑफिसर्स को। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था, इंस्पेक्ट करने के साथ यदि कोई भी ऐसी चीज लगती है जहां से स्टैंडर्ड्स को ब्रेक किया गया है या फिर इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने की कैपेबिलिटी हो सकती है, उन्हें क्या किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। वहां से रिकॉर्ड लिए जा सकते हैं और उन सैंपल्स को कलेक्ट करके कहां पर भेजा जा सकता है, लैबोरेटरी में भेजा जा सकता है। ये हमने पढ़ा था। तो लास्ट सेक्शन जो था हमने सेक्शन 12 ही पढ़ा था, जहां पर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, लेबोरेटरी सेटअप करते हैं। ये लेबोरेटरी सेटअप करने के बाद क्या करते हैं, यहां पर ये सैंपल्स को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर सैंपल्स को एग्जामिन किया जाता है और यहां पर यह भी दिया जाता है कि कितने हद तक क्या किया जाए, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उससे ज्यादा पोल्यूशन कितना हुआ है। यह सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे ही हम बात करते हैं। तो जब हम लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं तो लेबोरेटरी के लिए क्या होना चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड ऑफिसर होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड ऑफिसर जिसे यहां पर कहा गया है गवर्नमेंट एनालिस्ट, यानी कि सरकारी विश्लेषक। ये काम क्या करेगा, ये लेबोरेटरी में जो भी नमूना आया, सैंपल आया, किसके लिए, पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स को स्टडी करने के लिए, चाहे वो एयर सैंपल हो, वाटर सैंपल हो या लैंड सैंपल हो, वो सैंपल को ये गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या करेगा, ये स्टडी करेगा। और ये टेक्निकल जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि इनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सरकार, कौन सी सरकार, केंद्रीय सरकार स्पेसिफाई करेगी और केंद्रीय सरकार ही इस क्वालिफिकेशन के तहत इन गवर्नमेंट एनालिस्ट को नियुक्त करेगी। तो जो भी सैंपल लेबोरेटरी में आएगा वो गवर्नमेंट एनालिस्ट द्वारा क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा उनका, और फिर ये अपनी रिपोर्ट देंगे। बात समझ में आई। और ये जो रिपोर्ट देते हैं वो क्या होगा, वो एक एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किया जा सकता है। बात समझ में आई। तो ये जो है, ये नेक्स्ट सेक्शन है, रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, यानी कि सरकारी विश्लेषक जो भी रिपोर्ट देते हैं उसमें अपना हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं, तो क्या बनेगा, वो एक एविडेंस बन जाएगा और उसे इस केस के तहत यूज किया जा सकता है। बात समझ में आई। सिंपल सी बात है, फॉरेंसिक रिपोर्ट की तरह माना जाएगा उसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। अब देखो, कोई भी एक्ट है, जब तक उसका पालन नहीं होगा तो क्या उस एक्ट का कोई मतलब है, और इसी वजह से एक्ट में हमेशा पेनल्टी दिया जाता है। इसे कहा जाता है डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, बिना हेलमेट के यदि आपको पुलिस वाला पकड़ लिया, उसने क्या किया, 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। ठीक है, अब एक बार 1000 रुपए का जुर्माना दे दो, फिर आपको समझ में आएगा बाबा इससे अच्छा तो मैं हेलमेट लेके ही चलता हूं। तो एक तरीके से आपको क्या किया गया, फाइन दिया गया, दंड दिया गया, जिसके फ्यूचर में आप ये अपराध दोबारा रिपीट नहीं करोगे। तो इसे कहा जाता है डेटरेंस। डेटरेंस की वजह से क्या होता है, क्रिमिनल उस क्राइम को दोबारा कमिट करने से पहले 4 बार सोचता है। बात समझ में आई। इसी वजह से पेनाल्टी का भी यही एम है। तो यदि आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के जो महत्वपूर्ण जितने भी नियम हैं उनका उल्लंघन करोगे तो क्या होगा, आपको 5 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का फाइन ठोका जा सकता है। ये तो इंडिविजुअल है, चाहे तो जज दोनों भी कर सकता है, सजा प्लस फाइन दोनों कर सकता है।
अब लेकिन उसके बाद भी आप बड़े ढीठ इंसान हो, आप फिर भी क्या कर रहे हो, ये जो मिस्टेक्स कर रहे हो, ये जो अपराध है, इसे फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो, तो जज क्या करेगा, ये जो फाइन है उसे 5,000 रुपए पर डे के रूप में बढ़ा सकता है। साथ ही साथ जो 5 साल को कितना कर सकता है, 7 साल तक की सजा कर सकता है। यानी कि इसे और ज्यादा पनिशमेंट बढ़ा सकता है यदि 1 साल के बियॉन्ड भी आप इस क्राइम को, इस अपराध को कंटिन्यू करते रहते हो। तो यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मैक्सिमम कितनी इंप्रिजनमेंट है, 7 साल तक की सजा, और मैक्सिमम जो पेनल्टी है नॉर्मली कितनी होगी, 1 लाख रुपए तक की। लेकिन 1 साल के बाद भी आप क्या करो, फिर भी ये क्राइम कंटिन्यू करते रहो, तो 1 लाख रुपए पेनल्टी प्लस 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। बात समझ में आई? ये प्रावधान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि कोई कंपनी ने ऑफेंस किया, तो पहले भी हमने ऐसा ही पढ़ा है, यदि कोई भी कंपनी ऑफेंस करती है तो जो उसका अधिकारी रहेगा, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, इंचार्ज में जो रहता है कंपनी के, उसे माना जाता है कि वो क्राइम कंडक्ट किया है, और उसे इसके अंदर क्या मिलती है, सजा मिलती है। जो भी अपराध की पनिशमेंट होती है वो ये पर्सन कैरी ऑन करता है, नंबर 1। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है, सेक्रेटरी है या डायरेक्टर है, सीईओ है, या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी जानकारी के कारण ये क्राइम किया गया, या तो ऐसा मान लो इसके नेग्लिजेंस, इस पर्टिकुलर ऑफिसर के नेग्लिजेंस के कारण हुआ, तो जो हेड है, जो इंचार्ज है, उसके साथ इस पर्टिकुलर डायरेक्टर, सीईओ, इनको भी सजा मिलती है। ऐसा ही यदि सरकारी डिपार्टमेंट हो तो सिमिलर सरकारी डिपार्टमेंट में भी होगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होगा, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा उसे आमतौर पर कल्प्रिट माना जाएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर अधिकारी को, ऑफिसर को ड्यूटी दी गई हो या उसने नेग्लिजेंस किया है जिसकी वजह से यह क्राइम कंडक्ट हुआ है, तो हेड ऑफ द ऑफिस के साथ साथ उस पर्टिकुलर ऑफिसर को भी इस अपराध का बेसिकली मुजरिम माना जाएगा। सिंपल, कोई भी बड़ी बात नहीं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ये हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा कोई भी एक्ट जो हमें, ऐसा कोई भी यदि कोई एक्शन करता है जो अच्छी इंटेंशन से करता है, ठीक है, एक अच्छे इरादे से करता है, तो क्या करते हैं, यदि उसका आउटपुट जो है नेगेटिव आता है तब भी उसे क्या मिलता है, कोई दंड नहीं मिलता है। मैंने आपको उदाहरण दिया था पिछले एक्ट में बैंक वालों का। तो बैंक में क्या हो रहा था, टारगेट की वजह से बहुत बार लोन दिया जाता था, और यदि वो लोन बैड लोन बन जाती थी, उसका मूल या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट वापस नहीं आता था, तो ये जो ऑफिसर जिसने लोन असाइन की है उसे क्या माना जाता था, दोषी माना जाता था। इसी वजह से जो ऑफिसर्स हैं लोन असाइन करते थे, वो क्या करते थे, वो इस जिम्मेदारी से ही भागने लग गए, और ये बड़ी ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन गई। तो इसी वजह से सरकार ने क्या कानून लाया कि यदि गुड इंटेंशन से कोई एक्ट किया जाएगा तो उस वजह से उसे कभी भी दोषी नहीं करार दिया जाएगा, भले ही उसका रिजल्ट कुछ बैड भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोविजन बात करते हैं कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। अब कोर्ट कब दर्जा लेगा कोई भी पनिशमेंट को, क्रिमिनल के खिलाफ केस कब एक्सेप्ट करेगा, तो कब एक्सेप्ट करेगा, जब एक कंप्लेन फाइल की जाएगी, तभी और तभी कोर्ट क्या करेगा, उस ऑफेंस को एडमिट करेगा। और ये कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, या तो केंद्रीय सरकार, या उसके अपॉइंटेड कोई नियुक्त की गई अथॉरिटी, प्राधिकरण, या फिर उनके द्वारा कोई नियुक्त ऑफिसर हो, वो क्या करे, वो कंप्लेन फाइल करे कोर्ट में, तभी कोर्ट उसको केस ले सकता है। या फिर कोई आम आदमी, मैं और आप, मुझे ऐसा लगता है मेरे घर के बाजू वाली जो फैक्ट्री है वो बहुत धुआं कर रही है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, जिससे मेरी जिंदगी टफ हो रही है, मेरे घर के आसपास का वातावरण, पर्यावरण खराब हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसे 60 दिन का नोटिस दूंगा, 2 महीने का नोटिस दूंगा। इस 2 महीने में मैं उसको क्लियरली बताऊंगा कि आपकी वजह से पर्यावरण खराब हो रहा है, आप इसे सुधारो, नहीं तो मेरी क्या मंशा है, मैं कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा। यानी कि मैं अपनी इंटेंशन को बहुत क्लियरली उस कंपनी को जब नोटिस दूंगा तो बता दूंगा, यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मैं कोर्ट में आपका केस फाइल करूंगा, कंप्लेन करूंगा, तभी और तभी कोर्ट जो है इस केस को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और रिटर्न्स। ऐसा कोई भी क्या होगा, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ऐसे सारे पर्सन
या जो भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी हो, कोई ऑफिसर हो, उनसे क्या कर सकता है, रिपोर्ट फाइल करवा सकता है। कोई भी रिपोर्ट मांग सकता है, डॉक्यूमेंट मांग सकता है, किससे रिलेटेड, कोई भी पॉल्यूटिंग फर्म से रिलेटेड, ठीक है, किसी भी पॉल्यूशन को कॉज करने वाला कोई भी माध्यम हो, कोई भी मीन्स हो, उनसे रिलेटेड क्या मांग सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है, उनके दस्तावेज मांग सकता है, रिटर्न मांग सकता है, अकाउंट्स मांग सकता है, ताकि सरकार क्या करे, उनको स्टडी कर सके। बात समझ में आई? सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। जैसे हमने पहले पढ़ा है, कोई भी ऑर्डर इस एक्ट के अंदर दिया जाता है, वो ऑर्डर कौन देगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार दे, चाहे केंद्रीय सरकार के द्वारा कोई नियुक्त ऑफिसर दे, या उनके द्वारा नियुक्त कोई भी और अथॉरिटी दे, तो क्या होगा, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, कोई भी जब ऑर्डर दे तो न्यायालय जो है वो न्यायालय कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी कोर्ट रूलिंग नहीं दे सकता। ठीक है, ये बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ अदर लॉस। जब भी ऐसा हो, हम लोगों ने पढ़ा है कई बार दो एक्ट के जो प्रोविजंस हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रावेंशन में हो जाते हैं, तब क्या होगा, यदि ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वर्सेस एनी अदर लॉ होगा तो किसके लॉ को महत्वपूर्ण माना जाएगा, ईपीए के एक्ट को, ईपीए के प्रावधान को महत्वपूर्ण दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए ईपीए एक्ट और किसी अन्य एक्ट दोनों में से किसी में भी पनिशमेंट दी जा सकती है। दो एक्ट हैं, दोनों के अंदर क्राइम के लिए पनिशमेंट दी गई है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की पनिशमेंट नहीं बल्कि जो दूसरा कानून है उस एक्ट के अंदर की पनिशमेंट को कंसिडर किया जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जो है थोड़ा सा प्रोविजन ध्यान रखिएगा। यदि सिंपल सी बात है दोनों के प्रावधानों में अलग है तो किसके, ईपीए के प्रावधान को चुना जाएगा, लेकिन पनिशमेंट किसके आधार पर दी जाएगी, दूसरे कानून के आधार पर दी जाएगी। बात समझ में आई? सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर टू मेक रूल्स। कौन रूल बनाएगा, केंद्रीय सरकार का एक्ट है भैया तो केंद्रीय सरकार ही एक्ट बनाएगा, केंद्रीय सरकार ही उससे रिलेटेड रूल्स बनाएगा। ठीक है, रूल्स किस बारे में बना सकता है, बहुत सारे बारों में बता सकता है। सबसे पहले जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, उनके क्या किया जाए, उनके मानक को सेट करने के लिए, उनके स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए सेटअप कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे हानिकारक पदार्थ, हजार्डियस सब्सटेंस हैं, उनको डील करने के लिए क्या प्रक्रिया फॉलो करना चाहिए, ये कल भी हमने देखा था, इस तरीके से करा जा सकता है। साथ ही साथ किस मैनर में सैंपल को कलेक्ट किया जाए, नमूने को कलेक्ट किया जाए, ये देखा जा सकता है। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें यार जो ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं, उसके बाद हमने गवर्नमेंट एनालिस्ट देखा, लैबोरेटरीज करे, इन सारे के फंक्शनिंग में इनको कितना पावर दिया जाए, इनकी सैलरी क्या होगी, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, ये सारे के सारे रूल्स किसमें डिसाइड करते हैं, कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाता है, और इसी रूल के अंदर जितने भी बारीक छोटी छोटी चीजें हैं वो कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। और जैसे कि हमने बाकी एक्ट में पढ़ा है, वो सारे के सारे रूल्स क्या होते हैं, उन्हें किसके सामने रखना पड़ता है, संसद के सामने, यानी कि पार्लियामेंट में इन सारे रूल्स को पेश किया जाता है। कितने दिन के लिए, कम से कम 30 दिन के लिए उन्हें प्लेस करना पड़ता है सरकार पार्लियामेंट में। इस 30 दिन में यदि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने कोई भी यूनानिमस चेंजेस अप्रूव किए, यूनानिमस यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों कोई मिलाकर चेंज अप्रूव करती है, तो वो चेंजेस इन रूल बुक में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, नंबर 1। लेकिन यदि पास हो गया तो क्या होगा, सिंपल तौर पर जो पार्लियामेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाया वो ही कंसिडर करके रूल्स कैरी ऑन किया जा सकता है। बात समझ में आई? तो ये जो एक्ट है बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी मेजर प्रावधान नहीं है जो डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और अभी के लिए इतना ही, छोटा सा एक्ट था, जरूर कर लीजिएगा, और ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।